2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री, आगरा से बीजेपी के सांसद एसपी सिंह बघेल, जो पिछले 10 साल में 4 जो अहम चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा है। 2014 में लोकसभा का, 2017 में विधानसभा, 2019 में फिर लोकसभा और 2022 में विधानसभा। एनडीटीवी में आपका स्वागत है बघेल साहब। पहला सवाल है, एक खबर आ रही है, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में, कि बसपा के कई सांसद जो हैं वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले। इसको मैं संदर्भ में लूँगा कि ये चुनाव की पूर्व संध्या पर एक बहुत अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ख़ास तौर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण और टिकट का मतलब जीत का सर्टिफिकेट होने के कारण लोग अपनी अपनी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, लेकिन जिताऊ और टिकाऊ के बारे में निश्चित तौर से पार्टी विचार करेगी। तो ये चुनाव से पहले 3 शब्द में कहना चाहूँगा कि भय, भगदड़ और भ्रम की राजनीति हो रही है। भय ये है हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, भगदड़ ये कि भागो तो इंडी में कुछ दम नहीं है तो बीजेपी की तरफ चलो, और भ्रम ये है कि पता नहीं उनकी पार्टी भी उनको टिकट दे पाएगी या वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। एक परंपरा है, कानून नहीं है, कि नेवी का जहाज जब डूबता है तो कप्तान भागता नहीं है। कैप्टन मुल्ला साहब चाहते तो उतर सकते थे लेकिन उन्होंने शहादत दी थी। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि कप्तान लोग अपने अपने जहाज से भाग रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रहे हैं। ये मोदी जी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा का उदाहरण है। मायावती ने कहा है कि वो इस बार किसके साथ गठबंधन करेंगी, इस पर फैसला नहीं हुआ। आपको लगता है ये जो अनिश्चितता की स्थिति है ये एक वजह हो सकती है इन सांसदों के बसपा छोड़ने की तैयारी करने का? देखो, एक छोटा सा स्टेटिक्स है कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन होगा, और मैं बड़े दिल से स्वीकार कर लूँ कि उनके पास वोट था, और इसके बावजूद तब बीएसपी के 10 एमपी आए, और जैसे ये गठबंधन टूटा 38 दिन चला था तो असेंबली में बहन जी अकेले गई, तो केवल एक एमएलए है, उमाशंकर सिंह उनका नाम है, और उनकी जीत में उनका खुद का भी बहुत बड़ा कारण है। तो ये तो एमपी को समझ में आ रहा है कि जब अखिलेश यादव ने काफ़ी वोट दिया होगा उनको, यादव और मुस्लिम्स का, तब जाकर के वो जीते हैं। अब ये मिलेंगे नहीं, तो जो हश्र विधानसभा में है वो लोकसभा में होने जा रहा है। विधानसभा में एक आ गया, हो सकता है लोकसभा में एक भी ना आए। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि उनका बीएसपी को छोड़ना, और बीएसपी को छोड़ के कांग्रेस की टिकट नहीं लेना है। बीएसपी को छोड़ के एक आध कोई समाजवादी पार्टी में जा सकता है, वो उनकी इच्छा रहेगी मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। इस बार एक नया राजनीतिक समीकरण, आपने कहा पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन आपके सामने है। कितनी सशक्त चुनौती होगी आपको लगता है अगर सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते? भाई, इतिहास से सबक लेना चाहिए उनको कि 2017 के विधानसभा के चुनाव में इन लोगों ने गठबंधन किया और आपने बड़ा महिमा मंडन किया, 2 लड़के उतरेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति पूजक देश है ना। आपको लगा था एक सैफी परिवार है और एक गांधी परिवार है, तो ये जब 2 निकलेंगे तो सरकार बना के लौटेंगे। मेरे को बताते हुए 50 से नीचे एमएलए आए थे, तो ये फेल हो चुका था। और जो मुद्रा एक बार में नहीं चलती ना, तो वो दोबारा नहीं चलती है। दूसरा, इससे हम लोग जरा भी घबराए नहीं है। सपा बसपा का गठबंधन 19 वाला महत्वपूर्ण था, जिसमें भी सफलता नहीं मिली। और एक बात बता दूं, हम इसलिए गठबंधन से नहीं डर रहे हैं। कांग्रेस पे तो ना वोट है ना वोटर है उनके, ना कोई एडमायरर है यहाँ पर, और इंडी के नेताओं का यहाँ पर कोई वोट नहीं है। लेकिन सपा बसपा के गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सैफी परिवार के लोगों ने डाइनिंग टेबल पर बैठ के टॉप 5 आउट ऑफ 80 चुनी। एक लोकसभा का नाम था आजमगढ़, एक का बदायूं, एक का कन्नौज, एक का फिरोजाबाद और एक का मैनपुरी। इसके बावजूद, बहन जी से वोट लेने के बावजूद, अपनी मनपसंद सीट, प्यारी सीट कन्नौज से डिम्पल यादव जी चुनाव हारी, बदायूं से धर्मेंद्र यादव जी हारे और फिरोजाबाद से अक्षय यादव जी हारे। केवल अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीते और मैनपुरी से मुलायम सिंह जी जीते। और आजमगढ़ जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ भी जीत ली और रामपुर भी जीत ली। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो इंडी गठबंधन है, इसमें जो नेता हैं उनका यूपी में वोट बैंक नहीं है। स्वयं राहुल गांधी, जो बड़ी पार्टी है, वो अपना पैतृक सीट अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। तो कितनी सीटें आपको लगता है बीजेपी जीतेंगी? अभी तक जो आकलन आपने किया है
जिस तरह के राजनीतिक समीकरण सामने आए हैं चुनावों से पहले? आप ही लोग मेरे को यूपी का पटवारी कहते हैं, मीडिया के लोग, तो मैं दौरा बहुत करता हूँ। 2-3 सीटों पर इलेक्शन होगा, फंस भी सकता है, 2-3 सीटें केवल। बाकी जगह मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेके मोदी और राज्य सरकार की योजनाएं, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से निश्चित तौर से 370 पार कमल खिलेगा। 75 से ज्यादा सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? आज की तारीख, स्थान और समय नोट कर लेना, लगभग इतनी ही। 75 से ज़्यादा। इसीलिए सबसे प्यारी सीट रायबरेली पे सोनिया गांधी, इतना स्वास्थ्य खराब नहीं है कि वो राज्यसभा में चली गई हैं, और अमेठी हार चुके हैं, वो 5 साल बाद शायद कल या परसों गए हैं, और समाजवादी पार्टी बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद और आजमगढ़ हार चुकी है। जयंत जी यदि आते हैं तो निश्चित तौर से बहुत सीटों पर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ 75 प्लस आएंगी। 75 प्लस आएंगे, बिल्कुल 75 प्लस आएंगे। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि इस बार बीजेपी 370 पार होगी और एनडीए 400 पार। इस विश्वास का आधार क्या है? इस विश्वास का आधार ये है, 4 करोड़ शौचालय, लाभार्थी मोदी जी के लाभार्थी, मैं कह रहा हूँ, केवल वोट दे दें भारतीय जनता प्रत्याशी को, और यदि हम खानदानी हैं, हम कृतज्ञ हैं, तो सारे प्रत्याशी जीतेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की एक विधानसभा पर 60,000 लाभार्थी थे, वहाँ 2 लाख वोट है, हमारे यहाँ 4 लाख वोट है, तो हमारे यहाँ 70-80 हज़ार लाभार्थियों की संख्या होगी। तो 5 विधानसभाएं होती, 3.5 लाख 4 लाख तो केवल लाभार्थियों की संख्या होगी। या तो उन्होंने शौचालय मोदी जी का लिया है, या 5 किलो गेहूं चावल लिया है, या आवास लिया है, या प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना ली है, या स्वनिधि का पैसा लिया है, या मुद्रा का पैसा लिया है, या उनके घर में सिलेंडर आया है, या उनके यहाँ आवास आया, या विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हो, या किसान सम्मान निधि दे रहे हो, या इस शताब्दी का आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का उनका इलाज हो रहा होगा, या विश्वकर्मा जयंती के विश्वकर्मा योजना के वो लाभार्थी होंगे। तो कुल मिला के कहना है कि लाभार्थियों के आधार पर मोदी जी और अपने विकास के आधार पर मोदी जी 67 बनाम 10 की बहस शुरू करनी चाहिए कि 67 साल में 350 मेडिकल कॉलेज, 10 साल में 700 पहुंचा दिया, 67 साल में 7 एम्स और 10 साल में 22 एम्स, 67 साल में यूजी की संख्या दुगनी, 10 साल में पीजी की संख्या दुगनी, और 33 करोड़ का आयुष्मान कार्ड, 90,000 करोड़ निर्गत हो चुके हैं, 7 करोड़ लोग इलाज करा चुके हैं, 29,000 अस्पताल इनपेनल हो चुके हैं, 12 करोड़ किसान 2,000 की 15वीं किस्त पा चुके हैं, 12 करोड़ लोगों के घर सिलेंडर आ चुका है, और 19 करोड़ घरों में जो जल जीवन मिशन के द्वारा नल के द्वारा जल मिल रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है। एयरपोर्ट 20 गुना हो गए हैं, और मोदी जी को दुगने से कम में आनंद ही की प्राप्ति नहीं होती है। तो 67 बनाम 10 में क्या 33 हजार करोड़ का बजट था 2014 में, और इस बार इंटरिम बजट हेल्थ का 90,000 करोड़ का है। क्या 10 साल में जनसंख्या 3 गुनी हुई है? जनसंख्या 1.25 गुना भी नहीं हुई है, लेकिन मोदी जी ने के स्वास्थ्य का बजट 3 गुना कर दिया है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि गरीब लोग उनके दिल के कितने नज़दीक रहते हैं। और ये जो इंडी गठबंधन हो रहा है, तो आजकल ठंड में तापते हुए अघाने पे तापना मेरा शौक है, जिसमें वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक खड़े होते हैं। अग्नि बड़ी सेकुलर होती है, तो वहाँ लोग कहते हैं कि आखिर क्या मोदी जी ने ऐसा गलत काम कर दिया कि एक दूसरे को गाली देने वाले लोग एक साथ गठबंधन, अगर उनका गठबंधन है तो हम सातों जातियाँ भी गठबंधन करके मोदी जी को सुरक्षा कवच देने का काम करेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये एनडी के नेता हमको कालिदास ना समझें कि जिस पेड़ से हमने शौचालय लिया है, आवास लिया है, 5 किलो गेहूँ चावल लिया है, आयुष्मान का कार्ड लिया है, स्वनिधि ली है, मुद्रा योजना ली है, किसान सम्मान निधि हम पा रहे हैं, ये गोद का बच्चा है। एनडी देगा, ये पेट का बच्चा होगा। तो पेट के बच्चे की गारंटी नहीं है, गोद के बच्चे नरेंद्र मोदी को हम नहीं फेंकेंगे, और ऐसे पेड़ जो हमें फल दे रहा है हम उनको नहीं काटेंगे। इसलिए ये सब आधार मोदी जी का 370 पार का और एनडीए का 400 पार का है। और हम सब लोग, जो हमारे नेता ने एश्योरेंस ये ऐसे किया है, सदन में किया है, तो मन से, वचन से, कर्म से, अपनी जान दे करके भी हम लोग अपनी पूरी मेहनत से मोदी जी के 370 के लक्ष्य को 371 करेंगे। सुनो, ये राष्ट्र कृतज्ञ है। जिस नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 जो हमारी कलंक थी उसको हटाया है, तो फिर 370 प्लस आएंगे ही आएंगे। एक आखिरी सवाल, जो
कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री बहुत आश्वस्त दिखे अगले नए टर्म को लेकर, और उन्होंने मंत्रियों को कहा कि आप 100 दिन का एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए, 5 साल में आप क्या कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो नई इनिंग्स की तैयारी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का जो ये सुझाव है मंत्रियों को? प्रधानमंत्री जी को एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और उनके लिए कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। अब उन्होंने मंजिल बढ़ा दी है, तो अभी तो हमारी गरीब कल्याणकारी योजना थी 11वीं अर्थव्यवस्था से 5 पे आना बड़ी बात है, अगली में 3 पर आएंगे। और निश्चित तौर से आप यकीन मानिएगा आज की तारीख स्थान समय 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल मना रहेगा, ये विकसित राष्ट्र होगा, ये सुपर पावर होगा, ये नंबर 1 इकोनॉमी में होगा और विश्व की राजनीति में हमारा एक अहम स्थान होगा। इसकी नींव नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस 10 साल में और आने वाले 5 साल में रख के जाएंगे। इस बुनियाद पर जब भारत की भव्यता का महल बनेगा तो उसकी बुनियाद में मोदी जी की योजनाएं होंगी, क्योंकि वो विजनरी हैं। हम लोग ये सब योजनाएं गिनाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी तारीफ की बात जो मोदी जी की है, जहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, जो हम बाद में कह रहे हैं कि ये लुटियन जोल काजल की कोठरी है। और इसमें मोदी जी अपने मंत्री परिषद के साथ 10 साल से रह के काला दाग कपड़े पे नहीं लगा है। हो गया था ना, कृष्णा मेनन घोटाला तो हो गया था, रक्षा घोटाला, जीप घोटाला, फिर 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, ये सब होते थे ना, एक घोटाला नहीं है। तो ये कोई नेता नहीं कर सकता, फ़कीर टाइप का आदमी हो सकता है। इसलिए शेर एक हमेशा उनको सुनाता हूँ मैं कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफ़र है, फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। तुष्टीकरण की राजनीति मोदी जी नहीं करते, इसलिए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इंडी गठबंधन, एक शेर सुन लो कि तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। दिल्ली से अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।